साहब आपकी तरफ आऊँगा। ये इसहाक डार साहब वाला जो मामला है, अब इस पर जिस तरह मैंने शहबाज राना साहब की बात की, औरंगज़ेब साहब के नाम के ऊपर पीपल्स पार्टी में बिल्कुल मुतफ़िका तौर पर ये राय थी कि इन्हीं को बन जाना चाहिए, या फिर आपने भी कोई प्रेशर एक्सर्ट किया था गवर्नमेंट पे? नहीं, जब हमने हुकूमत को सपोर्ट के साथ साथ काबीना में शामिल न होने का फैसला किया हमारे सीएसी ने, तो ये तो फिर गवर्नमेंट की अपनी वज़ीर-ए-आज़म की सवाबदीद के ऊपर है कि वो जिसको जो मिनिस्ट्री देना चाहे। हमारी तरफ से न कोई कंडीशन था और न है। और बाकी इसहाक डार साहब के हवाले से तो आप खुद बेहतर जानते हो कि उनको पार्टी के अंदर ही मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। माजी में अगर आप इनका मिफ्ता इस्माइल और इनकी आप मीडिया के ऊपर टॉक देख ले या पार्टी के और लोगों को उनके बारे में, तो यकीनन उनका अपने कानूनी फैसला है, जिस तरह चाहे वो कर ले। लेकिन एक चीज ये है कि जब एक शख्स को आपने वजारत खजाना से हटा दिया है, वजारत खारजा दे दी है, ज्यादा बेहतर पोजीशन दे दी है, तो फिर उसको दोबारा जो ना वो खजाना के कम्युनिटियों के इनके हवाले से उनको इन्वॉल्व करने का तो मकसद तो फिर यही हुआ कि फिर ये। लेकिन ये मैं अपनी हद तक बात करूं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो मर्जी है ये फैसले कर ले, ये अच्छे की भी जिम्मेदार है, बुरे की भी जिम्मेदार है, तो इस वजह से ये कादिर साहब एक मसला ये होता है ना कि इक़्तिदार जब मिलता है तो अक्सर दफ़ा जो है वो इख्तियार नहीं मिलता। तो अगर आप इसी हुकूमत के आइनी ओहदों का एक फेस हैं, तो क्या आप समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इस पोजीशन में है कि वो मुकम्मल रिट के साथ एक फ़ैसला करके उस पर खड़े हो सकते हैं, या फिर ये 3 फैसले जो वापस लिए ये कुछ कमज़ोरी का इजहार करते हैं गवर्नमेंट की कंसोलिडेशन की? नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आपका इशारा इरसा के सरबराह के हवाले से है, तो यकीनन पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर एहतजाज की है। और देखिए, इरसा जो ना हमारी 2 सूबों में हुकूमत है, बलूचिस्तान और सिंध में, और इरसा जो ना वो 4 सूबों को डील कर रहा है, तो यकीनन हमसे मशवरत तो करनी चाहिए और उस शख्स के बारे में जो माजी में दावेदार रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में तो यकीनन हम एहतजाज भी करेंगे, हम हुकूमत को ये बावर भी कराएंगे कि आपका फैसला गलत है और ये एक जमहूरियत का हुस्न है। ठीक है, हम सर लटका के खामोश तो नहीं बैठ सकते। जहाँ कोई चीज हमें बुरा लगे तो हम जरूर उसको पॉइंट आउट करेंगे। और बाकी वजीरों के हवाले से वो जिसको चाहे वजारत देते, वो उससे हमारा कोई लेना दे। लेकिन जो फैसले है, जैसे मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 4 सूबों के हवाले से, इरसा का पानी के हवाले से जो एक कमेटी है या एक अदारा है, वो तो यकीनन हम 2 सूबे भी उससे मुतासर होंगे। और उस शख्स का जो माजी उसका दागदार है, तो हमने तो मतलब इन टाइम उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किए और दुरुस्त किए, और आइंदा भी इस तरह कोई चीज होगा तो यकीनन हम पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, ठीक है। जुनैद साहब, हुकूमत जो है वो आपको पै दर पे लूज बॉल दे रही है, चाहे एचएसएन कॉलेज का मामला हो या ये 3 फैसले वापस लेने का मामला हो, लेकिन लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद आपस की लड़ाई का शिकार होती जा रही है। क्योंकि कल की हमने जो खबर देखी है, कोर कमेटी का इजलास हुआ, न्याज़ुल्लाह न्याज़ी साहब की शदीद तल्ख कलामी हुई मरवत साहब के साथ, बल्लेबाज का वो जो मामला था उस पर मरवत साहब ने सवाल खड़े किए। तो ये कब इंटरनल रिफ्ट आपकी ख़त्म होगी कि आप एक यूनिफाई होके एक अच्छी कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट दे सकें इस गवर्नमेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया जी। सर जी, मैं वो कोर कमेटी का मेंबर हूँ। इसी तरह खैर ये मैं नहीं कहता कि इख्तिलाफ नहीं होता, इख्तिलाफ होता भी है, इत्तेफाक भी होता है। जमहूरी पार्टी है और बंदी की अपनी राय है। इन पार्टियों की तरह तो हम नहीं है कि क़यादत बेटी रहे, वो फैसले करे, बाकी सिर्फ सर हिलाए। तो इख्तिलाफ होता है, लेकिन जो पार्टी जो खान साहब डिसाइड करता है वही सब उस पर लब्बैक कहते हैं, तो इसी कोई बात नहीं है। और बाकी मैं तो बिलाल साहब और उसकी पार्टी के साथ हमदर्दी कर सकता हूँ। ये बेचारे तो हुकूमत में आ गए, लेकिन उसके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं। वही कुव्वतों के पास इख्तियार है जो इसको लेके आए, जिसको नवाज शरीफ साहब काबिल कबूल नहीं थे और उसको शहबाज शरीफ साहब चाहिए था, उसको अपना फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए था, ये तो इसमें भी इख्तियार थे, उसको अपना इंटीरियर मिनिस्टर चाहिए था। तो ये लोग तो बेचारे तो वो फैसले भी है। मैं बिलाल साहब की बात को के साथ एग्री हूँ कि कोई अपने उसका वज़ीर-ए-आज़म का सवाबदीद होता है कि वो खुद रहे या किसी और को कर ले। लेकिन बदकिस्मत ये है कि यहाँ वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ इख्तियार नहीं है। 2 दिन बाद उसे बताया गया था कि नहीं, हमें आप इस पोजीशन पे काबिल कबूल नहीं है, तो वो तो बेचारों के पास इख्तियार नहीं है। पीपल पार्टी वाले मजे में हैं। पीपल पार्टी वाले एक तरफ इनके साथ है और दूसरे जो है जब इस पे जो बर्डन आएगा तो ये नून पे आएगा, और ये हिस्सा भी ले रहा है, सदर भी लिया, अभी सेनेट चेयरमैन भी अपना बना
बना के ले आए जाएंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद हो सकता है ये रास्ते तब्दील करिए, तो हो नहीं सकता कि ये बजट में उसको वोट दे और फिर जिम्मेदारियों में भी उसका जिम्मेदार नहीं, तो जिम्मेदारियों में तो ये साथ देंगे। और अभी तक ये डिसाइड नहीं कर सके कि हुकूमत का हिस्सा है। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी तक हमारी जो है अपोजिशन लीडर की नोटिफिकेशन इसलिए नहीं हो रही कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि बिलावल साहब को अपोजिशन लीडर बना ले। तो ये इन लोगों की इसको ये पता नहीं कि हम हुकूमत के हिस्सेदार है या अपोजिशन में बैठेंगे। अगर अपोजिशन में बैठेंगे तो वोट देंगे बजट में या नहीं देंगे। नहीं, तो क्योंकि इख्तियार किसी और के साथ के दरमियान और सवाती साहब के दरमियान भी एक वो रिफ्ट है कि ये रूटीन की बात है। ये हम कोई आर्मी तो नहीं है कि डिसिप्लिन के पाबंद होंगे। पॉलिटिकल पार्टी में जब मीटिंग होती है तो इख्तिलाफ होता है, ये रोजाना होता है। हमारा ये रूटीन का काम है, इख्तिलाफ होता है और जो कंसेंसस फैसले भी हो जाते हैं। जुनैद साहब ये बताइए, शेर अफजल साहब का जो केस है, जरूरी नहीं कि मैं किसी की राय के साथ इत्तेफाक। शेर अफजल साहब का जो केस है, अब जिस तरह कल उन्होंने ये एतराज़ात किए, फिर दोस्त शमीम नकवी साहब ने भी ये कहा कि इनके साथ किसी बंदे को होना चाहिए जो इन्हें पहले ये बताए कि बात किस तरह से करनी है और किस तरह से एजुकेट करना है अपने आप को। ये तो शदीद इख्तलाफात की तरफ जा रहा है ना मामला। वो ये समझते हैं, कोर कमेटी के बहुत से लोगों ने ये कहा कि हम एक बयानिया बनाते हैं, मरवत साहब एक बात करके उसको एक दिन में रिवर्स कर देते हैं। उन्होंने कहा 40 अराकीन का फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। तो क्या आप लोग वाकई परेशान हैं उनके बयानात से? नहीं, हम परेशान नहीं है। यहाँ पर जो वोट बरवर साहब को मिला या मुझे मिला या कोर कमेटी के किसी और मेंबर को मिला है तो वो खान साहब की वजह से होगा। कोई इख्तिलाफ करे या इत्तेफाक करे तो उस पर पार्टी पे या वर्कर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। करना चाहूँगा मगर इस टॉप ये जो एक्चुअल पॉइंट है आपका या जो क्वेश्चन है उसके मैं बस यही कहना चाहूँगा कि देखिए, देयर शुड बी नो डाउट कि ये जो भी कैबिनेट के मेंबरान हैं ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की अपॉइंटमेंट्स हैं और नवाज शरीफ साहब के साथ बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब ने उनसे गाइडेंस भी ली है और अप्रूवल भी लिया है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को नामजद किया था फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप। तो बेसिकली दिस एंटायर टीम ये शहबाज शरीफ साहब की टीम है और ये उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं जी। इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि कोई भी किसी किस्म का शक और शुबा नहीं होना चाहिए। लेकिन देखें ना, इसमें अगर वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत की ये सेहत के लिए अच्छा है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि फिर उनकी अपनी चॉइसेस थी, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं था। नहीं, देखिए, ये चॉइसेस इनकी अपनी है जी। आई थिंक शहबाज शरीफ साहब जानते हैं, हमारी जमात जानती है कि कितने मुश्किल हालात में मुल्क है, मुआशी हालात, अब लॉ एंड ऑर्डर के अब आप देख रहे हैं कि द चैलेंजेस वी हैव ऑन आवर बॉर्डर्स, ये सारे मामलात शहबाज शरीफ साहब समझते हैं। शहबाज शरीफ साहब के साथ मैंने भी काम किया जी। आई नो दिस फॉर अ फैक्ट। ही वांट्स अ टीम जो कि डिलीवर कर सके, जो उनके पेस पे काम कर सके। तो ही हैज़ चोजन अ टीम दैट ही फील्स जो मौजूदा चैलेंजेस हैं उसको एड्रेस करने के लिए जो टीम वो चाहते हैं उन्होंने वो टीम सेलेक्ट की है जी। बिल्कुल उन्होंने अपॉइंट की है। इंटीरियर मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर भी उस टीम का हिस्सा हैं, बल्कि मरकजी हिस्सा हैं। फाइनेंस मिनिस्टर खास तौर पे विल बी वेरी सेंट्रल टू दिस कैबिनेट बिकॉज मुआशी चैलेंजेस ही हमारे अभी फ्रंट एंड सेंटर हैं। तो देखिए, इट इज़ कम्प्लीटली शहबाज शरीफ साहब टीम। और आप देखेंगे कि आज भी शहबाज शरीफ साहब खुद ही सारे चीज़ों को लीड भी कर रहे हैं। आपने मुआशी सतह पे अगर देख लें तो मुआशी मामलात के ऊपर he has chaired so many meetings already, चाहे वो टैक्स के मामलात हों, चाहे वो आपके IMF का प्रोग्राम हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, जो ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू आवर फाइनेंशियल और इकोनॉमिक चैलेंजेस वो खुद चेयर कर रहे हैं। मगर द टीम इज हिज, द टीम इज रिपोर्टिंग टू हिम। आई थिंक ये एक मेरे नज़दीक जी एक फ्यूटाइल सी एक एक्सरसाइज और डिबेट है। वैसे आपने निजकारी की बात की है, जो वज़ीर आज़म आउटसोर्स करने की बात कर रहे हैं एयरपोर्ट्स को और PIA की प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, आगे से जो बैकलैश आएगा उसके लिए तैयार है गवर्नमेंट? देखिए, बात यह है, प्राइवेटाइजेशन इस मुल्क पे पहली दफा नहीं हो रही है और प्राइवेटाइजेशन 90s के दौर 90s में अगर आप देखें तो जब नवाज शरीफ साहब पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बने थे तो ही वाज द वन हु रियली किक स्टार्टेड इट। प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने ओपन किया था। फिर नेक्स्ट टर्म पीपल्स पार्टी की थी, दे आल्सो कंटिन्यूड दिस प्राइवेटाइजेशन, बल्कि गालिबन नवीद कमर साहब भी शायद मिनिस्टर प्राइवेटाइजेशन थे एट द टाइम। बिल्कुल जी, हम रेडी हैं फॉर प्राइवेटाइजेशन। इसमें यकीनन एक अहम रोल ये है कि वी हैव टू मेक श्योर कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वी टेक दम अलोंग, वो भी काम हो रहा है जी। मगर देखिए, बैकलैश मुश्किल फैसले जहाँ पे हैं वो हमने लेने, मगर इसके ऊपर वी आर कंप्लीटली क्लियर
कि हुकूमत का काम कारोबार चलाना नहीं है, ना ही हमारा रियासती निज़ाम और हुकूमत इसके अहल है। ये काम उन्हीं को चलाना चाहिए जिनको आता है। प्राइवेट, अगर आप उन सेक्टर्स को 2-3 सेक्टर्स आप देख लीजिए, अगर आप अभी टेलीकॉम सेक्टर देख लें या बैंकिंग सेक्टर देख लें तो ये बाकी सेक्टर से बहुत बेहतर भी हैं। यहाँ पे लोगों को नौकरियां भी ज्यादा मिल रही हैं, बेहतर मिल रही हैं, वो टैक्स भी ये सेक्टर्स पे कर रहे हैं आवाम को। तो देखिए इसी तरह हमें ऑर्डरली तरीके से ये प्राइवेटाइजेशन करनी होगी। जब एयरपोर्ट्स और पीआईए की निचकारी होगी तो उसकी एम्प्लॉइज भी ज्यादा खुशहाल होंगे। ये लॉस मेकिंग के बजाय पीआईए जो है प्रॉफिट मेकिंग बॉडी भी बनेगी जो टैक्स अदा करेगी। और जब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सही हाथों से चलेगी तो इसकी सर्विस डिलीवरी भी जो आवाम को है वो बेहतर मिलेगी। एयरपोर्ट्स आपको बेहतर मिलेंगे, पीआईए की सर्विस बेहतर। सही। कादिर साहब, कोई एतराज होगा इस पर आपको? पीआईए में तो काफी यूनियंस भी आपको सपोर्ट करती रही हैं ओवर द डेकेड्स, तो अगर ये होता है तो पीपल्स पार्टी का रिएक्शन क्या होगा? देखिए, मैं तो पीपल्स पार्टी के गन्ना सरकन तर्जुमा नहीं हूँ। मैं इसकी मुखालफत यूं करता हूँ कि कोई शख्स अगर बीमार हो जाए उसकी इलाज करने की बजाय आप फौरन उसको कब्रिस्तान की तरफ भेजने की तैयारी करें तो ये सरासर गलत है और ये मुलाजमीन के साथ जुल्म है। और माजी भी जिस कमेटी को मैं हेड कर रहा था, मुलाजमीन की मुतासरा कमेटी कौमी असम्बली की, उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून ने तावन नहीं किया था, बल्कि इनकी जो वजीर थे वो अपने अपने महकमों को मना करते थे कि मंदोखेल की कमेटी में नहीं जो। हालांकि वो मेरी कमेटी जाती नहीं थी, वो नेशनल असम्बली की कमेटी थी और उनकी 72 इजलास हुए थे। कोई इजलास 10 घंटे से कम नहीं था और नादरा का इजलास जो है ना वो 17 घंटे था, यानी दिन 11 बजे शुरू हुआ और अगली सुबह 4:15 बजे तक जारी रहा। तो हमने 72 जो मीटिंग्स थी उसकी मिनट्स बाकायदा कौमी असम्बली में पेश की है और कौमी असम्बली ने बाकायदा उसको अप्रूव की। अप्रूव करने के बाद स्पीकर ने रूलिंग दी है, प्राइम मिनिस्टर हाउस और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने उसको बाकायदा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अहकाम जारी किए है। मगर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सिंगल जज ने सबको उस चीज को उड़ा दिए, जिसकी अपील हमने दाखिल की और ईद के बाद 17 तारीख को उसकी अपील लगी भी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी मुलाजिम कुछ पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी मुलाजिम दोस्त, आरी दोस्त, किसान दोस्त पार्टी है और हम हमेशा मजदूरों का साथ दे रहे हैं और आइंदा भी देते रहेंगे। सही। अब सवाल ये है कि माजी में भी आपको याद होगा स्टील मिल कोडियम के दाम पे दिया गया था और उस वक्त की चीफ जस्टिस ने सो मोटो एक्शन लिया था और यहाँ खरबों की जमीन है, अरबों की नहीं खरबों की जमीन है, कराची के सेंटर में ये स्टील मिल वाकया आ गया समझ लो। और उसके बाद अब ये समझ लो कि उस वक्त 45 साल पहले शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने ये स्टील मिल की जो बुनियाद रखी थी। होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान में स्टील मिल जैसे 100 से ज्यादा अदारे और चलने चाहिए, वही अदारा बैठ गया। पीआईए जिसने एमिरेट्स एयरलाइन को अपने पांव पे खड़ा किया, आज दुनिया का नंबर 1 एयरलाइन है और खुद तबाह हो गया, इसकी जो ना वो आपको निशानदेही करनी चाहिए, आपको उसको देखना चाहिए कि क्यों अदारे तबाह हो गए। तो उस हवाले से ख्वाजा साद रफीक साहब का भी एक स्पीच मौजूद है जो पिछले असम्बली में मैं मौजूद था, इसने किया है। उसने पीपल्स पार्टी का नाम तो नहीं लिए मगर उसने सारा मलबा पीपल्स पार्टी पर डाला कि या उन्होंने हजारों के तादाद में मुलाजमीन भर्ती की है। यकीनन पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा और मकान की बात करती है, रोजगार की बात करती है और हमेशा करते रहेंगे। लेकिन सवाल ये कि इन अदारों को कोडियों के दाम बेचने की और जिस तरह मोहतरम फरमा रहे कि मुलाजमीन खुशहाल रहेंगे। आपको याद होगा मुलाजमीन ने उस दिनों में भी पिशावर एयरपोर्ट के 125 मुलाजमीन को निकाले गए और 22 दिन वो लोग वहां पे एयरपोर्ट पे भूख हड़ताल एहतजाज पे बैठे हुए थे और मैंने जाके एहतजाज खत्म कराया और कमेटी के अंदर उस चीजों को हमने देखा। तो मैं ये समझ रहा हूँ मुस्लिम लीग नून को, आवाम को जो पहले बदहाल है, पहले महंगाई का शिकार है, पहले बेरोजगारी के शिकार है और मैं ये समझ रहा हूँ जहां पीटीआई ने 1 करोड़ नौकरियों की बात की थी उन्होंने भी अच्छे खासे लोग निकाल दिए हैं और बाकी कसर अगर मुस्लिम लीग नून पूरी करेगी तो मैं तो कम से कम जाती तौर पर उसका एहतजाज भी करूंगा, मुखालफत भी कर दूंगा जिस फॉर्म में भी हो सके। सही।